बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का। और उसमें हम जो यूनिट बता रहे हैं वो है मुद्रा और मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा और बैंकिंग। बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित जो शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसकी मैंने 3 वीडियो बनाई हैं। ये पहली वीडियो है। चलिए शुरू कर लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन कौन सी समस्याएं हैं? पहली, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की कठिनाई। बी, मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। सी, मूल्य संचय और मूल्य हस्तांतरण प्रणाली का अभाव। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है उपरोक्त तीनों। अब बच्चों, मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे पहला पॉइंट है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाता है, अर्थात वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। बच्चों, जब मुद्रा का अभाव था, मुद्रा नहीं थी, उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं थी। लोग जो हैं, पैसा लोगों के पास नहीं था, मुद्रा का चलन नहीं था, मुद्रा अस्तित्व में नहीं आई थी। उस समय लोग चीज़ों के बदले में चीज़ लेते थे। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती चली गई, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती चली गई, तो ऐसे में वस्तु विनिमय प्रणाली अप्रभावी होगी। अब उसमें समस्याएं क्या थी? तो पहली समस्या, जैसा मैंने बताया, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की। तो मैंने सारी की सारी एक्सप्लेन करी हैं। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग में क्या होता है? ये वस्तु विनिमय प्रणाली की पूर्व शर्त है। भाई, इसे आप ऐसे समझेंगे, अगर मेरे पास गेहूं है और दूसरे के पास चावल है। अब मेरे पास गेहूं और मुझे चावल की आवश्यकता है, और उसके पास गेहूं है, वो चावल है और गेहूं की आवश्यकता है, तो तभी हम आपस में एक दूसरे से लेन देन कर सकते हैं। सपोज करो उसके पास चावल है और उसे कपड़े की आवश्यकता है, और मेरे पास गेहूं है और मुझे चावल की आवश्यकता है। तो ये समस्या पैदा होगी कि मैं कोई व्यक्ति ऐसा ढूंढूं जिसे गेहूं चाहिए और उसके पास कपड़ा, और मैं उसे गेहूं दूं, कपड़ा खरीदूं, फिर इससे चावल बदलूं। तो यह है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। फिर मूल्य के एक समान इकाई का अभाव। बच्चों, मूल्य की एक समान इकाई का अभाव क्या है? जैसा वर्तमान में हम एक कार ले लेते हैं और उसका मूल्य 5 लाख रुपए है। अब बताओ, इस 5 लाख रुपए की कार में क्या घोड़े देंगे, क्या गाय बेचेंगे, क्या बकरी बेचेंगे, मतलब कितनी बकरी देंगे? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा मूल्य संचय और मूल्य हस्तांतरण प्रणाली का अभाव। देखो, 3 मैंने इसमें ऑप्शन दिए थे और मैंने इसमें तीनों के तीनों को एक्सप्लेन भी कर दिया है। आप अपनी वर्तमान आय का एक हिस्सा चाहेंगे कि भविष्य में बचा के रख लें, और उस बचत को आप निवेश करेंगे, भविष्य में ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करो कोई आदमी है और उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, या कोई और प्रोग्राम करना है, उसके लिए वो, या मकान बनाना है, उसके लिए पैसा सामान जमा करना है। वस्तु विनिमय प्रणाली की यही समस्या थी कि अगर किसी वजह से वो मकान बनाने के लिए इकट्ठा करना चाहे, उसके यहाँ गेहूँ पैदा हुआ, इकट्ठा कर ले कि जब मुझे ज़रूरत होगी मकान बनाना शुरू करूँगा तो गेहूँ दे दूंगा, लेकिन वो गेहूं तो ख़राब हो जाएगा। या टमाटर बो रखा है, टमाटर तो ख़राब हो जाएगा। मिर्च बो रखी वो तो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में उसे स्टॉक नहीं कर सकता। ये भी एक समस्या है भविष्य के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वस्तु अर्थव्यवस्था की समस्याएं कौन कौन सी हैं? यानी सी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? पहला, भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतानों की प्रणाली का अभाव। बी, मूल्य संचयन और मूल्य हस्तांतरण प्रणाली का अभाव। सी, मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। अब बच्चों, हम इसे समझ लेंगे। वस्तु अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को वस्तु अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थात वस्तुओं को वस्तुओं से बदला जाता है। बच्चों, वर्तमान में ये अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से किसी देश में नहीं है, लेकिन गांवों में अभी भी कुछ हद तक पूरी अर्थव्यवस्था तो नहीं, लेकिन कुछ सामानों में वस्तुओं का लेन देन हो जाता है। जैसा हम छोटे थे गांव में, तो वो आइसक्रीम बेचने वाला आता था, तो वो गेहूं के बदले में आइसक्रीम बदल देता था। और आज भी मैं अपने जहाँ पर रह रहा हूँ उसके आसपास में एक व्यक्ति आता है कि मोबाइल के बदले में ज़ीरा बेचता है, या बालों के बदले में चूरन बेचता है, या बालों के बदले में और कुछ चीज़ बेचता है। ये भी वस्तु अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। लेकिन वस्तु अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अब किसी दुनिया के किसी भी देश में मौजूद नहीं है। अब भविष्य में किए जाने वाले
ठेके के भुगतान प्रणाली का अभाव। बच्चों अब एक बात बताइए आप मुझे, मेरे लकड़ी का कारखाना है और मैं कुर्सियाँ बनाता हूँ, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मेरे यहाँ नौकरी करता है और मैंने उसे 5,000 की नौकरी पर रख रखा है, तो अब तो करेंसी का दौर है, मुद्रा का दौर है, मैं 5,000 रुपये पकड़ाऊँगा और चालू कर दूंगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो व्यक्ति, वस्तु विनिमय प्रणाली होती है और वो मेरे यहाँ काम कर रहा था, तो मैं क्या करूँगा, उसे कुर्सी दूंगा, वो कुर्सियों का क्या करेगा। या मेरे यहाँ किसी और चीज़ की फैक्ट्री है, कंपनी है, गेहूँ चावल बोता हूँ और वो मेरे यहाँ मजदूर है और मैं उसे कह दूँ चल चावल ले जा, अब उसे नमक भी चाहिए, तेल भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो ये तो एक समस्या थी। तो भविष्य में किए जाने वाले ठेके के भुगतानों की प्रणाली का अभाव था, ये भी एक समस्या थी। अगला है मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं। बच्चों पहला कार्य है मुद्रा का, ए यह विनिमय का माध्यम है, बी मूल्य का मापदंड है, सी स्थगित भुगतानों का मान है, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। अब बच्चों मुद्रा क्या है। मुद्रा वह जो लेन देन के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। मुद्रा का एक कार्य स्थगित भुगतानों की मान भी है। बच्चों मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे, यानी कि जो चीज़ लेन देन के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। हमारी जेब में 500 रुपये का नोट है, मंडी में जाओ, कोई भी सामान खरीद के लाओ, बाबूजी बन के जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये विनिमय का माध्यम है, यानी लेन देन का माध्यम है। मूल्य का मानदंड है, उस पर लिखा है 5 रुपये की है, 10 रुपये की 5 पकड़ावेगा, बाकी पैसे ले लेगा। स्थगित भुगतानों का मान है, भविष्य के लिए बचा सकता है, यार 500 रुपये मैंने कमाए, 400 रुपये खर्च कर दी, 100 रुपये भविष्य के लिए सेव कर दिए, ठीक है। मुद्रा की संकुचित अवधारणा में क्या शामिल किया जाता है। नोट, सिक्के, मांग जमाए, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। मुद्रा की जो संकुचित अवधारणा है, संकुचित अवधारणा में ये 3 चीज़ें ही शामिल की जाती हैं, नोट, सिक्के और मांग जमाए। मांग जमाए वे जमाए हैं जो वाणिज्य बैंकों के पास व्यक्ति अपनी जमाओं के रूप में रखता है, समझ गए, और उन जमाओं को वो चेक के माध्यम से, विड्रॉल के माध्यम से निकाल सकता है। एक तो ये मांग जमाई होगी, एक बच्चों सावधि जमाई भी समझ लीजिएगा। सावधि जमाई यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्हें वो चेक के माध्यम से नहीं निकाल सकता। ऐसी जमाएं जो बैंक के पास व्यक्तियों द्वारा किसी निश्चित समय अवधि के लिए जमा की जाती हैं, वो बच्चों क्या कहलाती हैं, सावधि जमा कहलाती हैं। अब मुद्रा की संकुचित अवधारणा में मुद्रा को विनिमय के माध्यम यानी मूल्य का मापदंड का संचय और स्थगित भुगतानों के मान को शामिल किया जाता है। यानी कि मुद्रा की जो संकुचित अवधारणा है उसमें मुद्रा को विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापदंड, मूल्य का संचयन और स्थगित भुगतानों के मान को शामिल किया जाता है। अब बच्चों अगला है मुद्रा की विस्तृत परिभाषा के अनुसार मुद्रा मानी जाती है। मुद्रा की जो विस्तारित परिभाषा उसके अनुसार मुद्रा क्या मानी जाती है, मौद्रिक परिसंपत्तियां मानी जाती है, निकट मौद्रिक परिसंपत्ति मानी जाती है, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों, मौद्रिक परिसंपत्ति और निकट मौद्रिक परिसंपत्तियां। बच्चों मुद्रा की विस्तृत अवधारणा से अभिप्राय उन परिसंपत्तियों से है जिन्हें बहुत कम समय की सूचना पर मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे सावधि जमाएं। बच्चों सावधि जमाएं क्या है, सावधि जमाएं जो हैं ऐसी जमाएं बैंक को सूचना, सावधि जमाएं जब हम बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसको क्या है, बैंक को सूचना देंगे कि भाई हम अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना चाह रहे हैं और वो बहुत ही कम समय में हमारा पैसा हमारे हाथ पे रख देगा। निम्न में से कौन सी मुद्रा सरकार के आदेश पे चलती है, ए न्यास मुद्रा, बी आदेश मुद्रा, सी स्वर्ण मुद्राएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है बी आदेश मुद्राएं। बच्चों न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास के आधार पर चलती है, जैसा चेक। तो बच्चों न्यास मुद्रा तो ये होगी जो अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच आपसी संबंधों पर, आपसी विश्वास पर चलती है। आदेश मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार के आदेश से चलती है, जैसा सिक्के और नोट हैं। और स्वर्ण मुद्राएं वे मुद्राएं हैं जो सोने की मुद्राएं होती थी। वर्तमान में स्वर्ण मुद्राएं दुनिया के किसी भी देश में चल नहीं रही हैं।
मुद्रा का मौद्रिक मूल्य से क्या अभिप्राय है? किसी सिक्के या कागजी नोट पर अंकित मूल्य, बी उसका वास्तविक मूल्य, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए किसी सिक्के या कागजी नोट पर अंकित मूल्य। बच्चों मुद्रा का जो मौद्रिक मूल्य है मुद्रा का वास्तविक मूल्य से क्या अभिप्राय है? ए उस वस्तु या धातु से जिसकी मुद्रा बनी होती है, बी जो उस मुद्रा पर लिखा होता है, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है ए उस वस्तु या धातु से जिसकी वह मुद्रा बनी होती है, वो उसका वास्तविक मूल्य होता है। जैसा 2000 का जो नोट है वो जिस कागज़ से बना है और उस पर जो प्रिंट की लागत आई है वो 2 रुपये 70 पैसे का कागज़ है और प्रिंट में 4 रुपये कुछ पैसे उसके लगे हैं, तो वो उसकी कीमत है। या 1 रुपये के सिक्के को बनाने में जितनी धातु लगी है उसकी कीमत वास्तविक मूल्य कहलाता है मुद्रा का। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, पूर्णकाय मुद्रा से क्या अर्थ है? अंकित मूल्य तथा उसमें लगी धातु के मूल्य में अंतर, अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु के मूल्य बराबर, उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी अंकित मूल्य और उसमें लगी धातु का मूल्य बराबर। ऐसी मुद्राओं को बच्चों पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। यानी कि जैसा ब्रिटेन के टाइम पे चांदी का जो 1 रुपया था उसकी कीमत उतनी ही थी जितनी उसमें लगी हुई चांदी की, तो ऐसी मुद्रा को हम बच्चों पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। अगर बच्चों मुद्रा पूर्णकाय ना हो या उससे कम ना हो तो क्या होगा, जो सर्राफ होंगे वो उन सिक्कों को लेंगे और उनको धातु में परिवर्तित कर देंगे। सपोज करो हमारे यहाँ पर एक सिक्का था, बहुत समय पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा, वो 10 पैसे का बड़ा सिक्का था और उसकी जो मौद्रिक लागत थी, जो जिस सिल्वर का वो बना हुआ था, उसकी कीमत लगभग 15 पैसे थी और वो 10 पैसे का सिक्का था। तो लोगों ने क्या काम किया, उस सिक्के को पिघलाकर उससे जो है धातु बना के मार्केट में बेच दिया। तब सरकार ने वो दोबारा सिक्का जारी किया और उसकी कीमत 10 पैसे से कम रखी, कम की धातु लगाई उसमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से मुद्रा के प्राथमिक व मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? विनिमय का माध्यम, मुद्रा का मापदंड और मूल्य की इकाई। उपरोक्त दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम है, यानी कि उपरोक्त दोनों, सी आंसर सही है। मुद्रा का मापदंड और मूल्य की इकाई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मुद्रा के गौण अथवा सहायक कार्य कौन कौन से हैं? ए स्थगित भुगतानों का मान है, बी मूल्य का संचय है, सी मूल्य का हस्तांतरण है, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। मुद्रा के गौण कार्य या सहायक कार्यों में 3 कार्य शामिल किए जाते हैं। स्थगित भुगतानों का मान शामिल किया जाता है, मूल्य का संचयन शामिल किया जाता है, मूल्य का हस्तांतरण शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मुद्रा का अगत्यात्मक कार्य कौन से हैं? मुद्रा के अगत्यात्मक कार्य कौन से? ए मुद्रा के प्राथमिक कार्य, बी मुद्रा के गौण कार्य, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों ए मुद्रा के प्राथमिक कार्य। बच्चों मुद्रा के प्राथमिक कार्य मैंने ऊपर ही आपको समझाए हैं कौन कौन से मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों में क्या है? विनिमय का माध्यम है, मुद्रा का मापदंड है, गौण कार्यों में स्थगित भुगतानों का मान है, मूल्य का संचयन है, मूल्य का हस्तांतरण है। तो मैंने गौण और प्राथमिक कार्य यहाँ भी आपको बता दी हैं। मुद्रा का गत्यात्मक कार्य क्या है? ए अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना, बी अर्थव्यवस्था को समृद्धि प्रदान करना, सी अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को ऊंचा करना। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। अब बच्चों गत्यात्मक कार्यों की परिभाषा समझ लेते हैं। गत्यात्मक कार्यों से अभिप्राय मुद्रा के ऐसे कार्यों से है जो अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करते हैं, अर्थव्यवस्था को समृद्धि देते हैं और विकास के स्तर को ऊंचा करते हैं। ये मुद्रा के गत्यात्मक कार्य हैं।
अब बच्चों, मुद्रा की पूर्ति निम्न में से क्या है? सरकार के पास मुद्रा का स्टॉक, देश के समस्त बैंकों के पास मुद्रा का स्टॉक, लोगों के पास कुल मुद्रा का स्टॉक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय लोगों के पास कुल स्टॉक, मुद्रा का स्टॉक है। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा है। इससे अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश के लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, मुद्रा की पूर्ति में माप M1 शामिल की जाती है, यानी कि जो मुद्रा की पूर्ति है उसमें जो M1 नाम से माप है उसमें क्या क्या चीज़ शामिल की जाती हैं? जनता के पास करेंसी, बी मांग जमाएं, सी रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। अब बच्चों इसके अलावा जो शामिल की जाती हैं उनको भी समझ लेंगे, जैसा M2 में M1 और डाक खानों के बचत बैंकों के खातों में जमाएं, M3 में M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं, M4 में M3 और डाक खानों की कुल जमाई NSG को छोड़कर। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है बच्चों, उच्च शक्ति मुद्रा क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा जनता के पास करेंसी, नोट, सिक्के, बैंकों के नगद कोष, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है इसका बी उपरोक्त दोनों। बैंक मुद्रा से क्या अभिप्राय है? बच्चों बैंक मुद्रा से अभिप्राय यह एक साख मुद्रा है, एक वैध मुद्रा है। साख मुद्रा और वैध मुद्रा दोनों हैं, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका मतलब है बैंक मुद्रा से अभिप्राय एक साख मुद्रा से है। बैंक मुद्रा एक साख मुद्रा है, इसका आंसर ए सही है। बैंक मुद्राएं वह मुद्रा होती है जो बैंकों के पास रखी लोगों की नगद जमाओं के अलावा मांग जमाओं के रूप में सृजन करती हैं। यह एक साख मुद्रा होती है और वैध मुद्रा नहीं होती। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें।